डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो है उसके तहत जो आता है यूनिट 4 में लर्निंग इन सोशियो कल्चर प्रोस्पेक्टिव, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन एंड सोशल चेंज, समाजीकरण जिसको हम बोलते हैं समाजीकरण। इसके अंतर्गत जो आता है सोशलाइजेशन एंड सोशल चेंज, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके फैक्टर्स जो हैं उनको देखेंगे, कौन कौन से कारक हैं उन सभी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ये बीएड में महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है जो कि कई बार एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं समाजीकरण। ये समाजीकरण जो बना है दो शब्दों से मिलके बना है। पहला जो शब्द है वो है सामाजिक और दूसरा है परिवर्तन। मतलब समाज में जो परिवर्तन होता है, जो हम आसपास के समाज में देखते हैं, क्या क्या चेंजेज है, क्या क्या परिवर्तन है, उसी को हम लोग समाजीकरण कहते हैं। अगर समाज की बात करें तो जब कोई व्यक्ति समाज की परंपराओं, मान्यताओं तथा आदर्शों के अनुसार बनता है तो इस प्रक्रिया को व्यक्ति का समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया का आधार अंतःक्रिया माना जाता है। समाजीकरण के फैक्टर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। इनके फैक्टर्स जो हैं पालन पोषण है, सहकारिता है, अनुकरण है, सामाजिक शिक्षण है, पुरस्कार और दंड है। इनका कहने का मतलब है कि एक समाज में जो है अगर उनके फैक्टर्स में देखें तो उनके चेंजेस देखें तो उसमें क्या चेंज होते हैं, क्या क्या चेंज होते हैं उनके बारे में। पहला तो है पालन पोषण। अगर किसी बच्चे को अगर देखते हैं तो उनका सबसे पहले पालन पोषण किया जाता है। उसके बाद सहकारिता, उनके संबंधों का बात किया जाता है। अनुकरण है, सामाजिक शिक्षण है कि समाज में रहने के लिए बच्चों को किस तरह से उसको शिक्षा दिया जाए, किन व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, वो सामाजिक शिक्षण हुआ। पुरस्कार, अगर बच्चे कुछ अच्छे करते हैं तो उनको पुरस्कार दिया जाए, अगर कुछ गलत करते हैं तो दंड भी देना जरूरी होता है। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं समाजीकरण में बाधक तत्व। ये समाजीकरण के बाधक तत्व में भी कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। पहला जो है पारिवारिक समस्या एवं शिक्षा। परिवार में जो समस्या होती है, शिक्षा की कमी होती है, उनके बारे में। दूसरा है आत्मविश्वास का अभाव, निर्धनता आदि। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिसमें कि आत्मविश्वास जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, सेल्फ बिलीव जो होता है वो ही कम होता है, उनका ही अभाव होता है, उनमें कमी देखा जाता है। इस वजह से समाज में बहुत सारे तत्व भी होते हैं जो कि समाज को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। निर्धनता, ये गरीबी जो है सबसे ज़्यादा मूल तत्व जो है समाज में, गरीबी, वो भी एक समाज को, एक अच्छे समाज के निर्माण में बाधक होते हैं। इसलिए समाजीकरण के बाधक तत्व में से आप इनको देख सकते हैं। पहला जो है पारिवारिक समस्याएं, शिक्षा की कमी, आत्मविश्वास का अभाव और निर्धनता आदि। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समाजीकरण में शिक्षण की भूमिका। एक समाज में जो होता है शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सामाजिक आदर्श एवं सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन। समाज में जो है कोई सब मिल के कोई कार्य करे उनका प्रोत्साहन देना चाहिए। स्वस्थ प्रतियोगिताओं की भावना होना चाहिए। उसके आगे जो है अब देखते हैं सामाजिक परिवर्तन। समाज में जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। समाज की बात करें तो समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समूह वाले व्यक्तियों के आपस में जो संबंध है उन संबंधों को संगठित रूप ही समाज कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन, अब समाज देख लिए तो अब सामाजिक परिवर्तन देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन जो है वो इस तरह से है, सामाजिक ढांचे में होने वाली परिवर्तन को भी सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार ये है कि सामाजिक परिवर्तन जो होना चाहिए वो सामाजिक ढांचे में होने वाली परिवर्तन को भी सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में एक एजेंट का साधन के रूप में देखा जाता है। इस तरह से अगर बोला जाए तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में जानते हैं राधाकृष्णन जी को, वो एक वक्तव्य बोला था, शिक्षा जो है परिवर्तन का एक साधन है। शिक्षा क्या है? परिवर्तन का एक साधन है। ये किसने बोला था? डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने। उसके आगे देखते हैं
परिवर्तन अनुकूलन करने में सहायक होते हैं, परिवर्तनों की समीक्षा करने में सहायक होता है, परिवर्तन के विरोध को दूर करने में सहायक होता है, एकता उत्पन्न करने में सहायक होता है। नेक्स्ट, हास्याकरण का अर्थ। ये हास्याकरण क्या होता है, इनके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इनका जो मतलब नहीं समझते हैं। हास्याकरण का अर्थ देख लेते हैं। किसी को हाशिए या किनारे पर ढकेलना, किसी को हाशिए या किनारे पर ढकेलना, ऐसे में वह व्यक्ति समाज के केंद्र व मुख्य धारा में नहीं रहता है। हमारे समाज में दलित लोग इसके अंतर्गत आते हैं। समाज के उच्च व धनी वर्ग के लोग दलित वर्ग के साथ अस्पृश्यता, मतलब अस्पृश्यता क्या हुआ, छुआछूत। ये आप अगर संविधान पढ़िएगा तो उसमें अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। हमारे संविधान में वर्णन किया गया है कि हमारे देश में अस्पृश्यता का अंत किया जाए, जिसमें कि छुआछूत जो होता है, बड़े और छोटे जो दलित लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस तरह के चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। ये ही होता है हास्याकरण। इस तरह से आगे देखते हैं, जो समाज के उच्च व धनी वर्ग के लोग हैं वो दलित वर्ग के साथ अस्पृश्यता की भावना रखते हैं। सर्वप्रथम हमें ये जानना जरूरी है कि अस्पृश्यता क्या होती है। अस्पृश्यता एक सामाजिक कुरीति है जिसमें समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य माना जाता है। अस्पृश्य क्या हुआ, अस्पृश्य लोगों के साथ पढ़ना, मंदिरों में जाना, सामाजिक सुविधाओं का उपयोग करने आदि पर रोक लगाई जाती है। आप लोग जानते होंगे या देखे भी होंगे, कई ऐसे जाते हैं जो नीचे कास्ट के होते हैं, जो एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं, उनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा जो संविधान है सबको समान अधिकार दिया है, इसीलिए किसी के साथ भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम लोगों को मिल बांट के रहना चाहिए, खाना चाहिए और सभी काम को करना चाहिए। तो आगे देखते हैं। देखिए, इसमें वर्णन भी किया गया है आगे में। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15 में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए वर्णन किया गया है। बिल्कुल, आप पॉलिटी पढ़िएगा, जरूर इनके बारे में देखिएगा। आगे है, शिक्षा में हास्यकरण से तात्पर्य समाज के उन वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है जिन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमारे समाज में दलित अपेक्षित हैं, अर्थात अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्ग हाशिए पर खड़े हैं, क्योंकि उन्हें समाज में उच्च व धनी वर्गों के समान शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इन लोगों के साथ सदियों से भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। ये लोग हिंदू समाज से संबंधित होने के बावजूद भी उच्च व धनी वर्ग द्वारा दिया गया यह दंश झेल रहे हैं। ये लोग भेदभाव पूर्ण व्यवहार के कारण समाज की मुख्य धारा से अलग थलग रह रहे हैं। समाज में इन्हें आगे लाने के लिए राज्य द्वारा उचित स्थान दिलाने हेतु विशेष प्रावधान व सहायता की जरूरत पड़ती है। अनुसूचित जाति के दलित या निम्न जाति के रूप में एवं कहीं कहीं आदिवासी के रूप में भी जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 338 तथा 338 का ए जो कॉलम है के अंतर्गत 2 वैधानिक निकाय अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आप इस अनुच्छेद को, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस अनुच्छेद को आप याद रखें। संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 के ए में के अंतर्गत 2 वैधानिक निकाय अनुसूचित जाति के लिए, मतलब अनुसूचित जाति जो नीचे कास्ट के लोग हैं उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 ए में एक प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए भी राष्ट्रीय आयोग गठन करने का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि शोषण, अन्याय आदि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक हितों से संबंधित क्षेत्रों में इसे समुदाय के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान है। मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग आपको पता ही होगा कि मानवाधिकार एक प्रकार से एक संस्था है जो कि व्यक्तियों पर अत्याचार न हो, और ये अत्याचार अगर एक ज़्यादा बढ़ जाए तो वो मानवाधिकार के खिलाफ होता है और मानव के अधिकारों के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो उनको उस सब चीज़ों से वंचित किया जाता है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि मानवाधिकार आयोग की एक शाखा ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत के स्कूलों में प्राधिकारी हाशिए पे रह रहे हैं, समाज के बच्चों से भेदभाव करते हैं तथा हाशिया में रह रहे समुदाय के बच्चों को उनकी शिक्षा के अधिकार से वंचित करते हैं।
भारत में शिक्षा कानून के लागू होने के 5 वर्ष बाद 6 और 14 वर्ष की आयु प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा की गारंटी दी गई है। आप लोग जानते होंगे कि अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य है, उसमें से जो अब पहले 10 ही क्षेत्र हुआ करता था, अब उसमें 11वां जोड़ के शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ दिया गया है, जिसमें से कहा गया है कि 6 और 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की गारंटी दी जाती है। ये 6 और 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं इनके लिए फ्री शिक्षा दिया जाएगा, फ्री खाना दिया जाएगा और इनके लिए पोशाक और किताबों की उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोग सरकारी स्कूलों में देखते होंगे इस प्रकार की योजनाएं चलती हैं। इससे पहले योजना एक आई थी सर्व शिक्षा अभियान, जो कि बहुत ही फेमस थी, 2002 के आसपास ये चली थी, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक ये योजना थी केंद्र सरकार की तरफ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आंकड़ों के अनुसार लगभग हर बच्चे में के स्कूल में प्रवेश लेने के बाद भी लगभग आधे बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बगैर स्कूल छोड़ देने की संभावना बनी रहती है। इसमें आंकड़ों के अनुसार लगभग हर बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बगैर स्कूल छोड़ देने की संभावना बनी रहती है। दोबारा हम पढ़ती है। इनका मुख्य कारण है स्कूल प्राधिकारियों द्वारा दलित, आदिवासी तथा मुस्लिम बच्चों के विरुद्ध किया जा रहा भेदभाव है। इसमें शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। मानवाधिकार की इस रिपोर्ट की लेखिका जयश्री बजेरिया का कहना है कि हाशिए पर खड़े इन बच्चों को प्रोत्साहित करने की बजाय अध्यापक उनकी उपेक्षा करते हैं और उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। शिक्षक एक टीचर को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर को जब भी अपने क्लासरूम में रहते हैं टीचर, तो बच्चों के साथ एक फ्रेंड्स जैसा व्यवहार करना चाहिए। उनको लगे कि हम लोग मिल के एक दूसरे से बात करके पढ़ने का कोशिश करें, जिससे कि बच्चे को भी डरे नहीं, समझे और बातों को पकड़े और वो अपने विश्वास को आगे बढ़ा के अपने नॉलेज में वृद्धि करे। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून होने के बावजूद भी हाशिए पर रह रहे सदस्य भेदभाव का शिकार होकर उपयुक्त शिक्षा जो है प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल के प्राधिकारी धर्म, जाति, नस्ल तथा लिंग के आधार पर प्राचीन समय से चल रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार का समर्थन कर दलित, आदिवासी तथा मुस्लिम समुदाय के बच्चों को प्रायः कक्षा में सबसे पीछे या फिर अलग कमरे में बैठने को कह देते हैं। उन्हें अपमानजनक नामों का प्रयोग करके बेइज्जत किया जाता है। भोजन भी अंत में परोसा जाता है, जबकि पारंपरिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त समूह के बच्चों से ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। शिक्षा के अधिकार कानून में कहा गया है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं या अधिक आयु के बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, उन्हें उनकी आयु के अनुसार परंपरागत करने और मुख्य धारा के स्कूलों की कक्षाओं में लाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम शुरू करना चाहिए, किंतु राज्य सरकार द्वारा इसके लिए प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार शिक्षा में हाशियाकरण का उदाहरण उन अप्रवासी कामगारों के बच्चों में देखने को मिलता है जिनमें से अधिकांश दलित या आदिवासी समुदाय के होते हैं तथा अपने माता पिता के साथ काम की तलाश में इधर उधर घूमने के कारण उन्हें स्कूल से लंबे समय तक अनुपस्थिति के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। प्रत्येक राज्य के शिक्षा विभाग का कर्तव्य है कि वह ऐसे बच्चों पर दृष्टि रखे, नज़र रखे व उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उनका स्कूल में प्रवेश कराएं। अतः हाशियाकरण का ऐतिहासिक प्रारूप अनुभव करने के बाद कहा जा सकता है कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के उत्साह से जुड़ा है। आज भी शिक्षा का स्वरूप जातिगत भेदभाव तथा विषमताओं को दूर करने के बजाय विषमताओं को फैला रहा है। आप हाशियाकरण के मतलब समझ गए होंगे। ये उन बच्चों के बारे में बताया गया है जो बच्चे समाज के मुख्य धारा या स्कूल के मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं, जो बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं, या फिर उन बच्चों जो दलित है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं, या फिर मुस्लिम के बच्चे हैं जो कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है और इन तरह से उनको दूसरी क्लास में बिठा के या तो पढ़ाया नहीं जाता है या एक विशेष प्रकार से उनसे बात की जाती है।
ये सब बिल्कुल गलत है। कोई भी टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप इन तरह के फैक्ट को अपने एग्ज़ाम हॉल में लिख के अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। और आप अपने समाज में जो देखते हैं उस समाज में देख के जो एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप अपने आंसर राइटिंग में या प्रश्न के उत्तर देते समय उनका यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि औरों के अपेक्षा आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये जो देखे आज वीडियो सोशलाइजेशन का, ये जो हास्यकरण का जो है बात, ये वीडियो आज की इसी जगह समाप्त होती है। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कमेंट। और इसी तरह के वीडियो थोड़ा लेट हो जा रही है आने में, लेकिन कोशिश रहेगा कि कंटिन्यू रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और अगर आप लोग भी कोई PCS एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि उनके हिसाब से हम लोग इस चैनल में कुछ ना कुछ आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कल, और आप उस टॉपिक को भी ज़रूर देखें। तो थैंक यू सो मच।